मनमोहन सिंह देश के 2 बार के प्रधानमंत्री, जिनके बारे में अक्सर कहा गया कि वो चुप रहते थे, गांधी परिवार की कठपुतली थे, लेकिन आज असली कहानी लोगों को जरूर जाननी चाहिए। सादगी तो उनमें कूट कूट कर भरी थी। संजय बारू ने अपनी किताब जब 2015 में लिखी, जिसका नाम था द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह, में उन्होंने खुलासा किया कि परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मनमोहन सिंह गांधी परिवार के खिलाफ चले गए थे। सोनिया गांधी ऐसा नहीं चाहती थी। इसके बावजूद गांधी परिवार के खिलाफ जाकर उन्होंने फैसला लिया और तभी उन्होंने अपने भीतर के असली सरदार को पहचाना था। मनमोहन सिंह की कहानी आपको बताएं, उससे पहले उनकी सादगी का एक छोटा सा उदाहरण आपको दिखाते हैं। असीम अरुण बीजेपी के विधायक हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उन्होंने 3 साल यानी साल 2004 से 2007 तक मनमोहन सिंह के बॉडीगार्ड के तौर पर काम किया। असीम अरुण ने मनमोहन सिंह के जाने के बाद जो लिखा, वो सरदार मनमोहन सिंह की सादगी को दर्शाता है। वो लिखते हैं, मैं 2004 से लगभग 3 साल तक उनका बॉडीगार्ड रहा। एसपीजी में पीएम की सुरक्षा का सबसे अंदरूनी घेरा होता है क्लोज प्रोटेक्शन टीम, जिसका नेतृत्व करने का अवसर मुझे मिला था। एआईजी सीपीटी वो व्यक्ति है जो पीएम से कभी दूर नहीं रह सकता। यदि एक बॉडीगार्ड रह सकता है तो साथ में ये बंदा होगा। ऐसे में उनके साथ उनकी परछाई की तरह रहने की जिम्मेदारी थी मेरी। डॉक्टर मनमोहन सिंह की अपनी एक कार थी, मारुति 800, जो पीएम हाउस में चमचमाती काली बीएमडब्ल्यू के पीछे खड़ी रहती थी। मनमोहन सिंह जी बार बार मुझे कहते थे, असीम, मुझे इस कार में चलना पसंद नहीं, मेरी गाड़ी तो ये मारुति है। मैं समझाता कि सर, ये गाड़ी आपके थ्रेट्स के लिए नहीं है, इसके सिक्योरिटी फीचर्स ऐसे हैं जिनके लिए एसपीजी ने इसे लिया है। लेकिन जब काफिला मारुति के सामने से निकलता तो वो हमेशा मन भर उसे देखते, जैसे संकल्प दोहरा रहे हूँ कि मैं मिडिल क्लास व्यक्ति हूँ और आम आदमी की चिंता करना मेरा काम है। करोड़ों की गाड़ी पीएम की है, मेरी तो ये मारुति है। डॉक्टर मनमोहन सिंह इंडियन इकोनॉमी के शिल्पकार कहे गए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका राजनीति में आना और वित्त मंत्री बनना एक बेहद दिलचस्प कहानी है। पीवी नरसिम्हा राव सरकार के दौरान एक रात डॉक्टर मनमोहन सिंह को अचानक जगाकर वित्त मंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया गया। उन्हें यकीन नहीं हुआ और अगली सुबह वो अपने दफ्तर चले गए, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। साल 1990 में डॉक्टर मनमोहन सिंह साउथ कमीशन के सेक्रेटरी जनरल के रूप में भारत लौटे। उन्हें वीपी सिंह सरकार के आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष बनने का प्रस्ताव मिला, लेकिन वीपी सिंह की सरकार तभी गिर गई। इसके बाद चंद्रशेखर सरकार में उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय में आर्थिक सलाहकार बनाया गया। 1991 में जब चंद्रशेखर सरकार गिर गई और नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने, तब भारतीय अर्थव्यवस्था संकट में आ गई थी। वित्त मंत्री के लिए कई नाम आए, लेकिन आखिरकार ये जिम्मेदारी डॉक्टर मनमोहन सिंह को सौंपी गई। रात के अंधेरे में पीसी अलेक्जेंडर डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर पहुंचे, उनसे वित्त मंत्री बनने का अनुरोध किया, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह को यकीन नहीं हुआ और वो सुबह यूजीसी के दफ्तर निकल गए। शपथ ग्रहण समारोह में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह नजर नहीं आए तो खोजबीन शुरू की गई। फिर उन्हें फोन किया गया, कहा गया कि आप वित्त मंत्री के रूप में शपथ लेंगे। आखिरकार मनमोहन सिंह तैयार होकर समारोह में पहुंचे और पहली कतार में बैठ गए। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद उन्हें नॉर्थ ब्लॉक स्थित वित्त मंत्रालय में काम शुरू करने को कहा गया। बाद में आधिकारिक घोषणा के साथ उन्हें वित्त मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी नीतियों और नेतृत्व से भारतीय अर्थव्यवस्था को संकट से उबारा था। उनकी कहानी हमेशा लोगों को प्रेरित करती रहती है। इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव के कैबिनेट में वो फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं और बाद में भारत के 2 बार प्रधानमंत्री बने। ये भारत के उन चुनिंदा पॉलिटिशियंस में से आते हैं जिन्होंने अपनी साफ छवि की वजह से विरोधियों के बीच भी काफी रिस्पेक्ट कमाई। बहुत कम ऐसे नेता हुए जिनका राजनीति में कोई भी दुश्मन ना रहा हो। मनमोहन सिंह उन चंद नेताओं में से एक थे। इंडिया के 13वें प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को गुलाम भारत के पंजाब के चकवाल डिस्ट्रिक्ट के गह नाम के गांव में हुआ था। ये गांव फिलहाल पाकिस्तान में आता है। इनके पिता का नाम गुरमुख सिंह था। इनकी मां का नाम अमृत कौर था, जिन्हें मनमोहन सिंह ने अपने टीनेजर्स में ही खो दिया था, जिसकी वजह से इनका पालन पोषण उनकी दादी के संरक्षण में हुआ। बचपन से ही मनमोहन सिंह तेज दिमाग के थे और उनका पढ़ने में बहुत मन लगता था। इस वजह से वो अपनी क्लासेस में टॉपर बनकर आगे आए। आजादी के वक्त पार्टीशन की वजह से उनकी फैमिली अमृतसर में आकर शिफ्ट हो गई, जहां उन्होंने अमृतसर के हिंदू कॉलेज में एडमिशन लिया। फिर उसके बाद उन्होंने होशियारपुर में मौजूद पंजाब यूनिवर्सिटी को अटेंड किया, जहां से अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट करने के बाद उन्होंने इकोनॉमिक्स में मास्टर की डिग्री हासिल की। इसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए वो यूके चले गए, जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से एसोसिएट सेंट जॉन्स कॉलेज में ज्वाइन किया और यहां आकर उन्होंने जॉन रॉबिन्सन और निकोलस स्कैल्डर जैसे ब्रिलियंट टीचर्स और इकोनॉमिक थ्योरिस्ट के गाइडेंस पे पढ़ाई शुरू करी। इसके अलावा उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के कॉलेज से डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी की डिग्री हासिल की।
यूनाइटेड किंगडम से इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भरपूर एजुकेशन हासिल करने के बाद मनमोहन सिंह इंडिया आ गए और भारत वापस आने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में उन्हें इकोनॉमिक्स के सीनियर लेक्चरर के रूप में नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने 2 साल तक एक सीनियर लेक्चरर के रूप में काम किया। उसके बाद 1963 में उन्होंने एक प्रोफेसर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया और यहां 2 सालों तक प्रोफेसर के रूप में काम करने के बाद मनमोहन सिंह ने यूनाइटेड नेशंस के एक डिवीजन के लिए काम करने का फैसला किया। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट एक ऐसी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थी जो वर्ल्ड ट्रेड को प्रमोट करने का काम करती थी और इसी में काम करने के लिए मनमोहन सिंह को एक बार फिर से भारत से दूर जाना पड़ा। यूनाइटेड नेशंस के लिए 3 साल काम करने के बाद मनमोहन सिंह वापस इंडिया आ गए और इंडिया आते ही उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ट्रेड के एडवाइजर के रूप में अपॉइंट किया गया। इसके बाद साल 1972 में इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के चीफ एग्जीक्यूटिव एडवाइजर के रूप में नियुक्ति मिली और कुछ ही समय बाद उनके टैलेंट को देखते हुए उन्हें फाइनेंस मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी बना दिया गया। इसके कुछ ही सालों के बाद साल 1982 में उन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर तक बना दिया गया। अपने करियर में लगातार मनमोहन सिंह एक के बाद एक नई ऊंचाइयां हासिल कर रहे थे। इकोनॉमी की स्टेबल मॉनिटरिंग के लिए करीब 2.5 सालों तक आरबीआई के गवर्नर के रूप में उन्होंने काम किया। इसके बाद 1985 में उन्हें प्लानिंग कमीशन का डेप्यूटी चेयरमैन बना दिया गया, जहां 1987 तक उन्होंने अपनी सेवा दी। फिर जब विश्वनाथ प्रताप सिंह इंडिया के प्रधानमंत्री बने तो उन्हीं के शासनकाल में मनमोहन सिंह को इकोनॉमिक अफेयर्स के क्षेत्र में प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर बनाया गया और इस तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मनमोहन सिंह पॉलिटिक्स में एंटर कर चुके थे। लेकिन उनकी पॉलिटिक्स में डायरेक्ट एंट्री हुई जून 1991 में। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को अपनी टीम का मेंबर बनाते हुए उन्हें वित्त मंत्री बना दिया और इस तरीके से मनमोहन सिंह को सरकार के कैबिनेट में जगह मिल गई। राजनीति में अपनी शुरुआती अनुभव का जिक्र करते हुए मनमोहन सिंह ने एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट को कहा था कि जब प्राइम मिनिस्टर ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के द्वारा उन्हें कहलवाया कि राव साहब आपको मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बनाना चाहते हैं तो इस बात को सीरियसली नहीं लिया। लेकिन फिर अगली सुबह हमारी मुलाकात हुई, जिसके बाद उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करना पड़ा और इस तरीके से मनमोहन सिंह के राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई और बिना किसी संकोच के उस वक्त भारत को मनमोहन सिंह जैसे एजुकेटेड फाइनेंस मिनिस्टर मिल गए। साल 1990 तक देश की आर्थिक स्थिति बहुत डगमगा चुकी थी। भारत अपनी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स फुलफिल नहीं कर पा रहा था और संकट से निपटने के लिए लोन लेने के लिए सोना गिरवी रखने के अपमानजनक उपाय का सहारा लेना पड़ रहा था। ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो सख्त फैसले ले सके और कुछ ऐसे फैसले जो उदारवाद की तरफ देश को ले जाए। खैर, अपने कार्यकाल के दौरान मनमोहन सिंह को कुछ कंट्रोवर्शियल मुद्दों में काफी क्रिटिसाइज का सामना करना पड़ा। 1992 का इंडियन स्टॉक मार्केट स्कैम हुआ, लेकिन इसी बीच मनमोहन सिंह ने ऐसे आर्थिक सुधार की जिसने भारत की आर्थिक गतिविधियों को तरक्की के रास्ते पर ले जाने का एक संकल्प लिया। पूरी दुनिया उनकी आर्थिक नीतियों को खूब सराहने लगी। वैसे तो मनमोहन सिंह ज्यादातर समय के लिए राज्यसभा के मेंबर के तौर पर ही संसद के सदस्य रहे, लेकिन साल 1999 में उन्होंने साउथ दिल्ली की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ा, पर अफसोस कि वो अपनी सीट नहीं बचा सके। खैर, इसी बीच भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में काफी उथल पुथल हुई। साल 2004 में लोकसभा चुनाव हुए जिसमें यूपीए सरकार बनी और तब मनमोहन सिंह को कांग्रेस ने पीएम उम्मीदवार के तौर पर नियुक्त किया। अपने पूरे राजनीतिक करियर में मनमोहन सिंह कोई भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाए, लेकिन वो हमेशा अच्छे ओहदे पर रहे। साल 2004 में जैसे ही मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सबसे पहले हेल्थ पर काम करना शुरू किया और हेल्थ केयर पर काम करते हुए हेल्थ मिनिस्ट्री ने अप्रैल 2005 में नेशनल हेल्थ कमीशन को लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य गांव के एरिया में हेल्थ नीड को फुलफिल करना था और मनमोहन सिंह के इस कदम को अमेरिका ने भी खूब सराहा था। हेल्थ केयर पर ध्यान देने के अलावा मनमोहन सिंह ने एजुकेशन पर भी खूब फोकस किया। साल 2006 में मनमोहन सिंह की सरकार ने एम्स, आईआईटी और आईआईएम के 27% सीट्स को रिजर्व करने के प्रपोजल को इंप्लीमेंट किया। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, ओडिशा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश 8 आईआईटी का निर्माण किया गया। उसी साल उन्होंने मनरेगा की शुरुआत भी की। एक ऐसा एक्ट आया जिसने सरकार और जनता के रिश्ते को बदल दिया। ये तय करना कि सरकार लोगों को अपने गांव के आसपास ही रोजगार दिलवाएगी एक बड़ा फैसला था। साथ ही एक ऐसा प्रोग्राम था जिसमें औरतों को प्राथमिकता दी गई। ये प्रोग्राम पूरे परिवार को टारगेट करता था। मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान ही साल 2009 में उनकी मिनिस्ट्री ने राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट को इंट्रोड्यूस किया, जिसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों के लिए पढ़ाई मुफ्त की गई। 28 जनवरी 2009 को इंडियन सिटीजन्स के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI की व्यवस्था की गई। ये वही अथॉरिटी है जो आपके 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिटी नंबर वाले आधार कार्ड को ऑथराइज करती है। उसके बाद 29 अगस्त साल 2013 को इनकी गवर्नमेंट ने राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट एक्ट को लागू किया। लेकिन इसके अगले साल 2014 में चुनाव हुए।
और यूपीए की सरकार गिर गई, जिसके बाद मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ा और धीरे धीरे वो बीमार रहने लगे। धीरे धीरे पॉलिटिकली इनएक्टिव भी हो गए। मनमोहन सिंह को कई अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। इंडिया का सेकंड अवार्ड, जिसे पद्म विभूषण के नाम से जाना जाता है, सऊदी अरेबिया के द्वारा भी उन्हें ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज और जापान के द्वारा उन्हें ऑर्डर ऑफ दी पालोवेनिया फ्लावर्स अवार्ड मिला था। मनमोहन सिंह के 5 काम हमेशा याद किए जाएंगे। मनमोहन सिंह की सरकार के सबसे बड़े आर्थिक सुधारों में से एक था मनरेगा, यानी रोजगार गारंटी। इस कानून ने देश के ग्रामीण इलाकों में पलायन की समस्या को कम करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इसके तहत गरीब और अकुशल मजदूरों के लिए 100 दिनों की रोजगार गारंटी सुनिश्चित की गई। इसके अलावा मनमोहन सिंह की सरकार ने आरटीआई लागू किया। मनमोहन सिंह की सरकार ने सूचना का अधिकार दिया, जिससे आम आदमी के हाथ मजबूत हुए। मनमोहन सिंह की सरकार ने गरीबों के लिए भोजन का अधिकार भी तय किया। इस पहल ने देश की बड़ी आबादी को भूख से राहत दी और उन्हें देश की अर्थव्यवस्था में योगदान करने का अवसर दिया। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही देश की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई मिली। इस दौरान इसरो ने चंद्रमा और मंगल पर अंतरिक्ष यान भेजे। इन मिशनों ने भारत को पारग्रही अंतरिक्ष अभियानों में सक्षम बनाया। मनमोहन सिंह की सरकार ने देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था और युवाओं की जरूरतों को समझते हुए कौशल विकास पर भी ध्यान दिया। उन्हीं के कार्यकाल में स्किल डेवलपमेंट मिशन की नींव रखी गई, जो आज कौशल विकास मंत्रालय के रूप में स्थापित हुई। मनमोहन सिंह के कार्यकाल को आप कैसे याद करते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।